हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल द नौकरी अड्डा में, जहां आपको मिलती है आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब्स की पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप सभी ने मैथ्स का पिछला लेक्चर जो कि शिवम सर ने लिया था वो देख लिया होगा। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें और उसको देखें। हमने जैसा कि आपको बताया था कि हमारे चैनल में मैथ्स के और इंग्लिश के प्रॉपर लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। आज से हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने वाले हैं और आगे आने वाले कुछ दिनों में ही आपको मैथ्स का जो अगला लेक्चर है वो भी मिलेगा। तो आइए बात करते हैं एसएससी सीक्यूएसआई में इंग्लिश के बारे में। फ्रेंड्स, बात करते हैं एसएससी सीक्यूएसआई 2020 में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसा कि आप सबको सबसे पहला काम ये करना है कि अपना माइंड सेट बना लेना है कि अगर इंग्लिश नहीं तो एसएससी सीक्यूएसआई, क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इंग्लिश के एग्जाम बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं इंग्लिश की कि इंग्लिश का एसएससी सीक्यूएसआई में क्या रोल रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस एग्जाम में दो टाइप के एग्जाम होने वाले हैं इस पूरे रिक्वायरमेंट में। जो पहला होगा वो होगा आपका पेपर फर्स्ट। तो जो आपका पेपर फर्स्ट होगा फ्रेंड्स, इसमें इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो कि 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और इसी के साथ साथ जब आप पेपर फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं, स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, तो आप पहुंचेंगे पेपर सेकंड में। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो पेपर सेकंड होगा वो होगा 200 मार्क्स का। उसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे और वो आएंगे पूरे के पूरे इंग्लिश के। दैट मींस कि अगर आपने एसएससी सीपीएसआई में इंग्लिश नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि भैया हमने इंग्लिश पढ़ा नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बचपन से सबकी एक प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश सबकी नहीं होती, उन लोगों की होती है बेसिकली जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए इंग्लिश हमेशा से भूत जैसा सब्जेक्ट रहा है ना। इससे हमेशा से हम क्या है, भागते हुए आए। पर इस बार हमें इससे भागना नहीं है, हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ा जा सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरली हम क्या सोचते हैं कि 200 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी। तो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है या जिसकी इंग्लिश कमजोर होती है वो सबसे पहले ये सोच लेता है कि भैया हमको 150 में ही लड़ना है, बाकी इंग्लिश के 50 नंबर तो हमको मिलने से रहे। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि उसके मन में एक विचार बन चुका है कि इंग्लिश उसे नहीं आती है। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। और इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका माइंड सेट होना जरूरी है कि अगर आपके एसएससी सीपीएसआई निकालना है तो मुझे इंग्लिश पढ़नी है, और इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है, मुझे इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, और जो कि मैं कर लूंगा। आपको ऐसा माइंड सेट बना के रखना है मेरे दोस्तों कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बस इसमें 20, 30 सिर्फ इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नहीं, मैं इसमें बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। आप इसमें क्यों नहीं स्कोर कर सकते हैं? आप इसमें 40, 45 भी ला सकते हैं। तो चलिए इसी प्रेरणा के साथ हम सभी शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एसएससी सीपीएसआई 2020 के सिलेबस की। अगर आपको जो सिलेबस है वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो उसमें आपको रिटन फॉर्म में पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाएगा। पर आइए बात करते हैं कि सिलेबस किस प्रकार से काम करेगा हमारे इस एग्जाम में। तो हमने क्या किया, बेसिकली इसके सिलेबस को 3 पार्ट में बांट के पढ़ना है। हमने इसके सिलेबस को कितने पार्ट में बांट के पढ़ना है? 3 पार्ट में बांट के पढ़ना है। जिसमें एक पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया ग्रामर, दूसरा जो पार्ट हो गया वो हो गया हमारा वोकैब, इसको हम वोकैबुलरी कह सकते हैं, जो तीसरा पार्ट हो गया वो हमको रीडिंग स्किल के थ्रू पढ़ना है। हमने क्या किया है, पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में बांट दिया है ताकि आपको क्या हो सके, इजीली आप इसको पार्ट बाय पार्ट पूरी तरह से प्रिपेयर कर सके। तो आइए बात कर लेते हैं, पहला पार्ट क्या है जी, ग्रामर। अब ग्रामर क्या है, हम इसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर भैया एक बात बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा कि ये जो ग्रामर है और जो ग्रामर हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं वो पूरी तरह से अलग है। पूरी तरह से अलग होने का मतलब ये नहीं है भाई कि हम अब ग्रामर ही अलग पढ़ेंगे, नहीं, ग्रामर वही है, लॉजिक्स वही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ओर लेके जाने हैं, और जो हम पढ़ते थे पहले वो वाले आपको नहीं लगाने हैं। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है उसके कॉन्सेप्ट जो हमने अभी इसके पहले जो ग्रामर पढ़ी है, जो इंग्लिश पढ़ी है, उससे पूरी तरह से अलग होने वाले हैं। तो बात करते हैं ग्रामर की।
तो ग्रामर के जो मेनली 3 सेक्शन है जहां से क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला होता है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर एक ऐसा पोर्शन है ग्रामर का जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इंग्लिश में यहीं से बन के आते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें क्या होता है, पार्ट बाय पार्ट में, जैसे आई एम रोहित, ऐसा करके कोई भी एक सेंटेंस होगा उसमें पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड होगा और आपको ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, किसी एक पार्ट में जो भी एरर होगी वो आपको स्पॉट करनी होगी। इसके बाद बात करते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट का। ये भी ग्रामर का एक बहुत अच्छा पोर्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट में ऐसा होता है कि मान लीजिए यही एक कोई सेंटेंस था, इसी में भी इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या हो, गलत हो, उसकी जगह हमको क्या करना है, कोई ऑप्शन दिए रहे होंगे। लाइक यहाँ पे अगर एम लिखा है तो इसके जो ऑप्शन हो सकते हैं इज, ए, आई, बी, इनमें से अगर आपको ये जो पोर्शन होगा आपको पहले तो पता करना होगा कि इनमें से कहां पे क्या गलत है, कौन सा पार्ट इसका, कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए सेंटेंस में, और ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा वाला सही है। तो ये हो गया भैया आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट। अब बात करते हैं ग्रामर के थर्ड पोर्शन की। जो ग्रामर का थर्ड पोर्शन है ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो होता है ये एक अननोन सा पोर्शन होता है, इसमें आपको आर्टिकल से लेकर के कुछ भी आ सकते हैं। आपके पास एक नॉर्मल सा सेंटेंस रहेगा और उसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं कि जो सुटेबल वर्ड होगा, इवन वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी हो, आपको सिलेक्ट करके भरनी है। तो आइए बात करते हैं जो इंग्लिश का दूसरा पार्ट हमने बनाया है वो है वोकैब का। समझ लीजिए वोकैब क्या है, आपके इंग्लिश के ज्ञान का संग्रहालय है। वोकैब से ही आपके इंग्लिश के नॉलेज का पता लगता है। तो वोकैब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके वोकैब अच्छे स्ट्रांग होते हैं, पर जो बच्चे नहीं हैं उनके लिए ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। तो वोकैब में जो भैया पहला पोर्शन आता है वो आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिससे हम सभी अवगत हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द। अगर हम बात करें एसएससी सीपीएसआई की या फिर किसी भी एग्जाम की, तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इनफाइनाइट है। इनका आपको कोई एक लिमिट या दायरा आप नहीं सेट कर सकते हैं कि अगर हम इतने सिनोनिम्स अगर हम क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें, तो वो हमसे आ जाएगा। चाहे आप 1000 कर लीजिए, चाहे 1500 कर लीजिए, इसके लिए आपको क्या है कि आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है और बहुत सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप पढ़ते जाइए, आपका नॉलेज अपने आप बढ़ेगा। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो है स्पेलिंग एरर। इससे कुछ क्वेश्चन अब बन के आने लगे हैं। आप एसएससी सीपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है उसमें देखेंगे स्पेलिंग एरर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके पेपर फर्स्ट में भी, पेपर सेकंड में भी। स्पेलिंग एरर में बेसिकली होता क्या है कि कोई वर्ड होता है और उसकी स्पेलिंग उसमें क्या होती है, इनकरेक्ट दी हुई होती है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन 4 में से कोई एक ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। फिर आता है इडियम, इससे हम सभी अवगत हैं, ये भी कुछ ऐसा एंटोनिम सिनोनिम से मिलता हुआ ही है, लेकिन ऐसा है कि भाई अगर आप इसमें कुछ ऐसे बेसिक से एसएससी के एग्जाम के हिसाब से हम देखें तो 1000 से 1500 अगर हम इडियम प्रिपेयर कर लें तो उससे बाहर का कुछ नहीं आता। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं वन वर्ड की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, वन वर्ड यहाँ पे भी सेम है। आइए तो हम अपने इंग्लिश के थर्ड पार्ट जो कि है रीडिंग स्किल्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जब भी कोई बच्चा इंग्लिश की प्रिपरेशन करता है तो वो रीडिंग स्किल्स के पार्ट को बहुत ही लाइटली लेता है। क्यों? क्योंकि जो रीडिंग स्किल्स का पार्ट होता है, यह रीडिंग स्किल्स जैसा कि हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं उसको ऐसा लगता है कि भाई ये वही वाली स्किल है, पर ये वो वाली स्किल नहीं है। आपके लिए मैं बता दूं कि रीडिंग स्किल्स आप अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें तो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो पेपर सेकंड है आपके उस पेपर सेकंड में 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के आने वाले हैं, 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनमें से 75 प्लस क्वेश्चन जो होंगे वो यहीं से आएंगे। तो अगर आपको एसएससी सीपीएसआई की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको ये जो रीडिंग स्किल्स वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अब बात करते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे हो जाएगा भाई, रीडिंग स्किल्स वाला जो पोर्शन है वो प्रिपेयर कैसे हो जाएगा। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं या जिनकी एजुकेशन का जो मीडियम रहा है वो इंग्लिश है, उनकी इंग्लिश अच्छी है तो रीडिंग स्किल्स में उनकी स्किल बहुत अच्छी होती है, उनके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं होता है। पर जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जैसे मेरे जैसे, मैं खुद हिंदी मीडियम से था,
जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तो मेरे लिए ये ऐसा था कि कुछ समझ में ही नहीं आता था कि है क्या, इसे कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले तो बात कर लेंगे कि रीडिंग स्किल्स में आएगा क्या। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्किल में जो अपना पहला टॉपिक आता है पैसेज। इसमें क्या होगा, आपके सामने एक पैसेज दिया होगा, एक पैसेज आएगा और ऐसे करके आएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं इस पैसेज से रिलेटेड है। अब आपको क्या करना है, उसके आंसर कहीं से ढूंढ के देने हैं। तो इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब तो आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। क्योंकि वो आपके फिक्स 5th 6th 7th 8th वाले आंसर नहीं है कि आपको एक पहली लाइन पे पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरी लाइन पे दूसरे का, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, आपने सेंटेंस को समझा नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उसके गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे गलत। फिर आ जाता है पैराजंबल। पैराजंबल के क्वेश्चन अगर आपने एसएससी का एग्जाम दिया होगा तो देखा ही होगा। एसएससी सीपीएसआई के प्रीवियस ईयर का जो सेकंड पेपर था उसमें पैराजंबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप पेपर उठा करके देख सकते हैं। पैराजंबल में बेसिकली होता क्या है कि कुछ 3-4 सेंटेंस आगे पीछे करके लिख दिए जाते हैं। अब आपको उसको एक अरेंजमेंट में बिठाना होता है। लाइक अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपको उसको एकदम करेक्ट 1 2 3 4 के फॉर्म में सिलेक्ट करना होता है। अब उसका कौन सा फॉर्म सही होगा उसके ऑप्शन आपको दिए होंगे और आपको उनमें से कोई एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और जब तक आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, आप उन सेंटेंसेस का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप पैराजंबल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें आपकी कोई ना कोई गलती जरूर हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं भैया कि रीडिंग स्किल्स, जो वीक बच्चे हैं उनकी रीडिंग स्किल्स आखिर बढ़े तो बढ़े कैसे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। तीसरा तरीका बहुत यूनिक है कुछ ही लोगों के लिए। जो पहला तरीका तो वो है जो एकदम यूनिवर्सल तरीका है, जो सभी कोई अपनाते हैं। वो ये है कि भाई आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। पर आजकल के जमाने में भैया हमसे ये सब नहीं हो पाता है, कभी नहीं हो पाता था पहले भी, आज भी नहीं हो पा रहा हमसे। फिर दूसरा जो टॉपिक आता है, दूसरा आपको सोल्यूशन में बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपके कोई छोटे भाई बहन, आस पड़ोस के कोई बच्चे 7th 8th 9th इन 3 क्लासेस की अगर आपको एनसीईआरटी की इंग्लिश, एसएसटी, साइंस की बुक मिल जाए तो आप उसे पढ़िए। दिन में 1 घंटे 2 घंटे पढ़िए। एसएससी और साइंस की बुक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप उससे पढ़ेंगे तो उससे आपका कुछ जीके का पोर्शन भी प्रिपेयर होगा और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आपको मीन्स नहीं पता होंगे। तो आप उन बुक्स को पढ़िए और उनके मीन्स पता करने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करिए। डिक्शनरी आपके हाथ में जो डिवाइस है जिसे आप फोन कहेंगे उसमें जरूर मिल जाएगी। आपने डाउनलोड नहीं की होगी आज तक, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो बात करते हैं जो तीसरा ऑप्शन, तीसरा सलूशन मेरी ओर से आप सभी के लिए, आपको करना क्या है कि हम सभी के जीवन में, दैनिक जीवन में कोई ना कोई एक विशेष व्यक्ति होते हैं। शिक्षक के पद पे रहते हुए मैं उन विशेष व्यक्तियों का कोई नाता रिश्ता नहीं बता सकता हूं, बस ये कह सकता हूं कि जो सबसे आपके प्रिय विशेष मित्रगण होते हैं जिनसे आप दिन के 8 से 10 घंटे वार्तालाप में व्यतीत करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, वार्तालाप जारी रखिए, वार्तालाप के लिए कोई मनाही नहीं। आपको करना क्या है, आपको करना क्या भैया कि आज से हम उनसे बात इंग्लिश में करें, आज से हम उनसे बात इंग्लिश में करेंगे। अब इसके लिए जरूरी ये है कि जो सामने वाली पार्टी है उनको भी इंग्लिश आनी चाहिए। तो कोशिश करिएगा ऐसे दोस्त या ऐसे मित्रगण हो आपके एक आध जिनको इंग्लिश आती हो और आपको उनको बताना है, आपको उनको बताना है कि भाई मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे रीडिंग स्किल्स अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है और इंग्लिश अच्छी करने के लिए मैं आपसे आज से इंग्लिश में बात करूंगा और मेरे जो भी एरर्स होंगे आप उन्हें स्पॉट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं। अब जैसा कि सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ग्रामर के ऊपर में। जो आपका स्पॉट ग्रामर का पहला पॉइंट है जो आपका स्पॉटिंग एरर है। स्पॉटिंग एरर को सॉल्व करने के लिए हमको पूरे के पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। तो जो पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो पहला टॉपिक है वो है नाउन। तो पहला टॉपिक है वो है नाउन। नाउन से हम लोग बचपन से अवगत हैं कि नाउन क्या है, क्यों है, कैसे, है ना। बचपन से हम एक डिफिनीशन रखते आ रहे हैं नाउन की कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस
थिंग। ये जो नाउन की यूनिवर्सल डेफिनेशन हम लोग बचपन से रखते आ रहे हैं क्या, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपकी डिफिनीशन है ये नाउन को पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकती है? देखिए, अगर हम बात करें, जो हमने एक जनरल सी इंग्लिश पढ़ी है, जनरल इंग्लिश जो अपने स्कूल लाइफ में पढ़ी, उसके लिए ये सफिशिएंट हो सकती है। पर जो आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अगर आप बात करेंगे भैया कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के फॉर्म में नाउन क्या है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि नाउन क्या है। मैं कहता हूं कि एनीथिंग which have existence in universe and have a name is called noun। ऐसी कोई भी चीज जो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व रखती होगी और उसका कोई नाम होगा, वही क्या होगी? नाउन होगी। ऐसी कोई भी चीज जिसका अस्तित्व है और उसका नाम है, तो वो क्या है? एक नाउन है। दैट मींस अगर नाउन को आपको सिंपल शब्दों में समझना है तो नाम है यानी नाउन है। नेम इज इक्वल टू नाउन। इस फंडे को आप याद कर लीजिए। एक ऐसा फॉर्मूला है कि आपको नाउन की वो डिफिनेशंस काम दे चाहे ना दे, ये डिफिनेशन आपको हमेशा काम देगी कि आपको नाउन को हमेशा किससे पहचानना है? नेम से। नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाउन है। आपको बस यही चीज याद रखनी है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भैया ऐसा क्यों, उस डिफिनेशन में क्या कमी थी? उस डिफिनेशन में क्या कमी थी कि हमें एक नई डिफिनेशन नई खोज करनी पड़ गई? तो भैया अगर मैं आपको बात करूं एक सेंटेंस की, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा नाउन होता है। ये चीज हमेशा से जानते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट है वो क्या होता है? हमेशा एक नाउन होता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे ऑनेस्टी है, दैट मींस ऑनेस्टी क्या है? एक नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? एक नाउन है। तो जरा एक बात बताइए, ऑनेस्टी का कोई नाम है? हाँ, नाम हो सकता है। कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है ऑनेस्टी? बिल्कुल नहीं हो, कोई पर्सन भी नहीं। अगर मैं कहूं कि क्या ऑनेस्टी कोई प्लेस है, तो आप कहेंगे नहीं सर वो भी नहीं है। फिर मैं कहूंगा कि अगर बताइए ऑनेस्टी क्या कोई थिंग है, कोई चीज है, आप कहेंगे वो भी नहीं। तो फिर ऑनेस्टी है क्या? ऑनेस्टी क्या है? एक भाव है, एक फीलिंग है, जो कि ईमानदारी एक फीलिंग है जो कि ना कोई व्यक्ति है, ना कोई स्थान है, ना कोई चीज है, जो कि इस नाउन की पुरानी जो डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस पर फिट नहीं बैठता, जबकि ये है क्या है तो एक नाउन। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो नाउन की जो पुरानी डेफिनेशन है जो हम लोग स्कूल टाइम पे पढ़ते आ रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के जब फॉर्म में हम इसकी बात करते हैं तो ये हमें इनकम्प्लीट मिलती है। हमें यहाँ पे फीलिंग्स भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी और फीलिंग्स का कोई ना कोई नाम तो जरूर ही होगा। इसीलिए मैंने कहा कि नाउन की जो यूनिवर्सल डिफिनीशन है वो क्या है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसका अस्तित्व है, जैसे कि ऑनेस्टी ईमानदारी, इसका अस्तित्व है। ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो ये मतलब है कि उसका एक अस्तित्व है। जैसे हम जानते हैं एक आदमी और एक ईमानदार आदमी, तो हम ईमानदारी को जानते नहीं है, पर हम उसके साथ अगर रहेंगे तो ईमानदारी फील कर सकते हैं। तो ईमानदारी एक भाव है और उसका एक नाम है ईमानदारी, इसलिए वो नाउन है। इसीलिए मैंने ये नाउन की जो नई डिफिनेशन आपको बताई कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की, वो क्या है कि अगर नाम है तो नाउन है। इस दुनिया में, इस संसार में अगर कोई भी चीज है जिसका कोई नाम है तो हम उसे किससे जानेंगे? नाउन से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए तो मैं आप इतना ही बता रहा हूं और आगे चल के ऐसे ही इसी लैंग्वेज में ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट से मैं आपको पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन कराऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आगे आने वाले सभी वीडियोस में जुड़े रहिएगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करेंगे और प्रोनाउन की बात करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ नाउन है वो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, वो भी ऐसे नहीं रहेंगे। जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं और उनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपसे वो क्वेश्चंस गलत होते हैं और कैसे अगर आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे तो वो क्वेश्चन आपसे चुटकी में आते ही सॉल्व हो जाएंगे। तो
आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं, जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं, उन सब में आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल सके। और इस वीडियो को अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी जरूरतमंद विद्यार्थी हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर है, फिर भी वो अगर एसएससी सीपीएसआई का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन जरूर होगा। और अगर आप उसे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। थैंक यू।